गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्ट नंबर 12, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। आज हम पर्यटन पढ़ने वाले हैं। आप घूमने फिरने के लिए कहीं ना कहीं तो गए ही होंगे, और घूमने फिरने में तो बहुत ही मजा आती है। जब भी हम घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो उसके पहले हमारे अंदर काफी एक्साइटमेंट होता है, हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, और तैयारी करने के बाद हम वहां पर पहले से ही प्लान करके रखने की कि हम वहां पर क्या करेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा, जैसे ये विचार हमारे मन में आता है कि हम घूमने के लिए जाने वाले हैं, हम हमारे अंदर बहुत सारे एक्साइटमेंट आ जाते हैं। और ऐसी ही कल्पना आप इस पार्ट में भी पढ़ने वाले हो। आज हम पर्यटन पार्ट में इसका स्वरूप और उसके प्रकार देखेंगे। पर्यटन क्या होता है। जैसे हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो पहले तो आप देखिएगा कि बताओ, तो आपके इसमें ये दिया गया है। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, आपको एक कल्पना करनी है कि आपको अपने परिवार के साथ कुछ दिन सैर के लिए जाना है, कुछ दिन घूमने फिरने के लिए जाना है, पिकनिक मनाने के लिए जाना है। तो ऐसी महाराष्ट्र में अपनी पसंद के 15 स्थानों की आपको सूची बनानी है। 15 स्थान आपको बताने हैं कि कहाँ कहाँ पर आप, पसंदीदा स्थान आपके कौन कौन से हैं, उनका एक आपको नोट तैयार करके रखना है, पेन से। तो ये आप अपने नोटबुक में ये खुद ही करेंगे। ये एक एक्टिविटी है और इसको आपको खुद करना है। 15 स्थान, मतलब जो भी आप 15 स्थानों पे घूमना चाहेंगे उनके नाम लिखने हैं। सूची तैयार करने के नीचे दिए गए वर्गीकरण के अनुसार योग्य समूह में हमें तैयार करना है। यहाँ पर आप 15 स्थानों में से आप समुद्री स्थल के स्थान के नाम लिख सकते हो, ठंडी हवा के स्थलों के नाम लिख सकते हो, या हम बता सकते हैं कि मंदिर, जहाँ पे मंदिर के स्थान हो, जैसे धार्मिक स्थल है, उनके नाम लिख सकते हो। तो उन 15 स्थानों की सूची आपको तैयार करनी है। 15 स्थानों में आप कुछ भी ले सकते हो, समुद्री तट के समीप वाले स्थान, ऐतिहासिक स्थल वाले ले सकते हो, अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान वाले ले सकते हो, ठंडी हवा के स्थल और धार्मिक स्थल। जैसे समुद्री तट के समीप वाले स्थल, जैसे आप देख सकते हो जुहू चौपाटी, ये समुद्री तट के समीप वाले स्थल हैं। ऐतिहासिक स्थलों में आप ले सकते हो कोई ये जो बनाए गए ऐतिहासिक स्थलों में आप ले सकते हो कि जो इतिहास से रिलेटेड हो, जहां पर गढ़ हो, किले हो, उन किलों के नाम ले सकते हो ऐतिहासिक स्थलों में। अभ्यारण्य स्थलों और राष्ट्रीय उद्यानों में आप जैसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, वो ले सकते हो। अभ्यारण्य अर्थात क्या होता है, जहां पर अभय होकर, अभय मतलब बिना डरे हुए, वहां पर घूमने फिरने के लिए पशु पक्षियों के लिए स्थान होता है, उसे अभ्यारण्य कहते हैं। उन स्थानों का लिख सकते हो। संजय गांधी नेशनल उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान ले सकते हो आप लोग। इसके अलावा ठंडी हवा के स्थलों में माथेरान, महाबलेश्वर, इनका नाम लिख सकते हो। धार्मिक स्थलों में आप लोग पंढरपुर महाराष्ट्र में है। इसके अलावा शिरडी आप लोग गए ही होंगे, उनके धार्मिक स्थलों पर उनका नाम लिख सकते हो। जहाँ पर मंदिर है, मस्जिद है, मंदिरों में घूमने जाते हो, वहां पर उन स्थानों का नाम आप लिख सकते हो। यहाँ पर 15 स्थानों के नाम लिखने के बाद इनमें से प्रत्येक गुण में ऐसा स्थान चुनना है जहां आपको भेंट देना पसंद आएगा। भेंट, जैसे आपने क्षेत्र भेंट, आपने पाठ 8वीं कक्षा में ही पढ़ा था। क्षेत्र भेंट मतलब किसी क्षेत्र में जाते हो तो वहां का अध्ययन करते हो, उसे क्षेत्र भेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपने स्थान का नाम लिखा है, वहां पर आप कौन सी जगह पर जाना पसंद का नाम आपको बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समुद्री तट पर जा रहे हो तो कौन से स्थान पर जाना है, जैसे हमको कहाँ पर जाना है, इस चौपाटी, जुहू चौपाटी घूमने जाना है। ऐतिहासिक स्थलों में किला है, जैसे शिवनेरी का किला है, रायगढ़ का किला है। इसके अलावा अभ्यारण्य में आपको मैंने अभी बताया था, संजय गांधी नेशनल उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठंडी हवा के स्थल में माथेरान, महाबलेश्वर, और धार्मिक स्थलों में पंढरपुर, शिरडी। तो यहाँ पर इन स्थानों में से कोई आपको स्थान चुनना है जो आपको क्यों पसंद है, उसको भी बताना है। जैसे आप बता रहे हो कि मुझे जाना है ठंडी हवा के स्थल में,
जैसे माथेरान, माथेरान में महाबलेश्वर में क्या है, ठंडी ठंडी हवा का स्थल है। वहां पर आप जैसे गर्मी के मौसम में भी आप जाओ तो वहां पर थोड़ा ठंडा ही मौसम लगेगा, गर्मी नहीं लगेगी। तो इसलिए हम वहां पर जाना पसंद करेंगे। वहां का वातावरण एकदम प्रदूषण मुक्त है, इसलिए वहां जाना पसंद करोगे। तो उनके कौन से कारण है वो बताना है आपको, और इसकी लिखकर इसकी क्लास में आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट इज भौगोलिक स्पष्टीकरण। यहाँ पर हम देखेंगे वह विभिन्न उद्देश्यों से नजदीक अथवा दूर की, हम विभिन्न उद्देश्यों से नजदीक अथवा दूर की यात्रा करते हैं। कोई ना कोई उद्देश्य होता है, या मनोरंजन के लिए, या हमें अगर हो सकता है कि खेल कूद के लिए, या पढ़ाई करने के लिए भी कभी कभी हमें उस उद्देश्य से भी दूसरे जगह पर, स्थान पर जाकर यात्रा करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर बताया गया त्योहार मनाने के लिए हम कहीं गांव में चले जाते हैं, या यहाँ से हम अपने नजदीकी दोस्तों के घर में चले जाते हैं। उत्सव मनाने के लिए, त्योहार मनाने के लिए, खेल कूद के लिए सिलसिले में हम चले जाते हैं। यात्रा करने के सिलसिले में भी हम एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते हैं। मनोरंजन एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। किसी स्थान से जाते समय, किसी भी स्थान पर हम जाते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, पूर्व तैयारी करते हैं। जो भी हम स्थान पर जाने वाले हैं उसकी तैयारी हमें करनी होती है, और उस स्थान पर जाने का मार्ग चुनना होता है। हम लोगों को पहले ही हम तैयारी करते हैं। जैसे कि हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमें महाबलेश्वर जाना है या माथेरान जाना है, तो हम पहले मार्ग चुनेंगे, हम कौन से मार्ग से जाना पसंद करेंगे। तो आपने पहले ही पाठ में पढ़ चुके हो कि 11वें पाठ में यातायात के साधनों में हम लोगों ने पढ़ाई हुआ है। यातायात और संचार माध्यम में आप देखे होंगे मार्ग, कौन कौन से मार्ग से जाते हो यातायात मार्ग। सड़क मार्ग है, जल मार्ग है, हवाई मार्ग है, रेल मार्ग है। तो कौन से मार्ग से जाना पसंद करोगे आप लोग। और इसके अलावा इसके बाद हम तैयारी करेंगे परिवहन के कौन से साधन हैं। जैसे अगर हमें महाबलेश्वर माथेरान जाना है तो मैं ट्रेन से जाऊंगा, मतलब मैं रिक्शा से जाऊंगा। रिक्शा से तो नहीं हो सकते, खुद की गाड़ी बुक करके जाना पड़ता है, या ट्रेन से जाना होता है, या तो बस से जाना होता है। तो परिवहन के साधन उसमें हमें चुनना होता है, और आवश्यक दैनंदिन जरूरी वस्तुएं भी लेना होता है। तो हम जाएंगे तो वहां पर जो भी हमें रोजमर्रा की सामान है, क्योंकि हम एक दिन में ही या 2-4 घंटों में ही यात्रा करके नहीं आ सकते, बहुत लंबी यात्रा होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी जो जरूरी वस्तुएं हैं वो साथ में लेकर जाते हैं। जैसे आप पिकनिक के लिए भी एक दिन के लिए आते हैं तो स्नैक्स लेकर जाते हो अपने साथ में। अभी तो हमें अभी कोरोना काल में अगर कहीं जाना है तो हम सैनिटाइजर लेंगे, मास्क लेंगे। इसके अलावा हमारे पास टॉवल होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी हम पूर्व जरूरी वस्तुएं साथ में ले जाते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स भी ले सकते हैं। इसके बाद अपेक्षित स्थान पे पहुंचने के बाद वहां के दर्शनीय और मनमोहक स्थलों की सैर करते हैं। जहां पर भी हम गए, जैसे महाबलेश्वर माथेरान हम गए, और वहां पर जो भी दर्शनीय मतलब देखने लायक स्थान है, जैसे वहां पर बहुत सारे स्थान हैं। तो उन दर्शनीय स्थानों और मनमोहक स्थलों की हम क्या करेंगे, सैर करेंगे। कभी कभी हम वहां पर 1 दिन या 2 दिन के लिए रुक भी जाते हैं। जब हम रुकते हैं तो हमें रुकना होगा कहाँ पर, होटल वगैरह में, या कहीं पर बड़ा जहाँ पे रुकने की सुविधा हो वहां पर हम रुकेंगे। और वहां पर की जो सेवा होगी, वहां की गाड़ी होगी, वहां के जो रूम बुकिंग करेंगे हम, उनकी सुख सुविधाओं का हम वहां पर उपयोग करेंगे। जैसे महाबलेश्वर गए तो आपको होटल में बुकिंग करनी होगी, आपको 2-3 दिन की स्टे करनी होगी, तो वहां पर रुकोगे तो वहां की सुख सुविधाओं का आप क्या लोगे, उपयोग करोगे। और उसके बदले आप जब भी बुकिंग करते हो तो उसके बदले आप कुछ ना कुछ मूल्य देते हो। जो भी स्थान, जैसे भी आप जिस मार्ग से जाते हो, जिस साधन से जाते हो, तो उसके लिए भी आप मूल्य चुकाते हो। और उसके बाद वहां पर अगर आप रुकते भी हो तो वहां पर अगर आप देखने के लिए अलग अलग जगह पर जाते हैं, पॉइंट देखने के लिए, तो वहां पर भी हमें कुछ कुछ फीस लगती है जिसको हमें चुकाना होता है, कुछ मूल्य लगते हैं जिसको हमें चुकाना होता है, और इसके लिए हम कुछ पैसे वहां पर देते हैं।
इसके लिए घूमने फिरने के लिए आप अगर बोलोगे कि मैं अपने घर के आसपास ही घूम लूंगा गार्डन वगैरह में, तो उसको घूमने के फिरने के लिए नहीं बोला जाएगा। आप अपना जगह, निवास स्थान जहां पर आप रहते हो उसको छोड़कर विभिन्न स्थानों की भेंट देना, अलग अलग स्थानों की भेंट देना, आनंद प्राप्त करना, मनोरंजन करना, व्यापार करना, हो सकता है व्यापार करने के सिलसिले से भी जा सकते हो, या वहां पर निवास करना आदि उद्देश्य से यात्रा की जाती है। ऐसी यात्रा को हम पर्यटन कहते हैं। मतलब अपनी जगह को छोड़कर जहां पर हम रहते हैं वहां पर आनंद प्राप्त करने के लिए, या व्यापार करने के लिए, या वहां पर हम किसी न किसी उद्देश्य से जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उस यात्रा को हम पर्यटन कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। थोड़ा विचार, थोड़ा सोचेंगे हम लोग यहाँ पर। पर्यटन का नियोजन, पहले तो हमें पर्यटन का क्या करना होगा, नियोजन करना होगा। पर्यटन पे जाते समय आप देखोगे चित्र में दिया गया है, पहले तो आप अपने साथ कैरी बैग रखोगे, फिर अगर हमें कुछ और दूर की वस्तुएं भी देखनी है तो दूरबीन भी रखोगे, चश्मा रखोगे, अगर हम धूप है या धूप में हम लोग घूम रहे हैं, या जहां पर हम जा रहे हैं तो वहां पर हम ऐसे रंगीन चश्मे का प्रयोग करते हैं। कपड़ा भी ले जाते हैं क्योंकि हम 2-3 दिन की स्टे करते हैं। आप देखोगे पानी पीने की बॉटल वगैरह भी लेकर जाते हो। इसके अलावा कैमरा भी, हम फोटो खींचते हैं लेकिन अब मोबाइल में ही आ गया है तो हम कैमरा अब अवॉइड ही करते हैं, तो मोस्टली लोग मोबाइल में ही फोटो खींच लेते हैं। इसके अलावा जहां पर भी आप जाते हो उसकी मैप रखते हैं, तो दिस गूगल मैप इज ऑल्सो इन, आप देखोगे आपके मोबाइल फोन में ही अवेलेबल। अगर स्मार्टफोन है तो आपको वहां पर गूगल मैप भी मिल जाएगा, कैमरे भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप दिशा सूचक के लिए भी आपको मोबाइल फोन में ही मिल जाएगा। इसके अलावा आप लिखने की चीजों के लिए नोट पैड लेंगे, अगर हम वहाँ की कुछ जानकारियां लिख रहे हैं तो नोट पैड लेंगे, कैप लेंगे, धूप वगैरह है तो कैप लेंगे। तो ये सारे सामान हम अपने पर्यटनों का जब भी हम घूमने जाते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं। आप जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान से पास के पसंद वाले पर्यटन स्थलों को जाने के लिए सैर निकालनी है, तो क्या करेंगे, वहां पर जाने का संकेत स्थल का उपयोग कर करके खोजिए। वहां के भी मार्ग में, आप अपने ही मार्ग में देखिए कि संकेत स्थल आपके आसपास में कौन से संकेत स्थल लगे हुए हैं। जैसे देखोगे आप लोग टर्न लेने के लिए ऐसे टर्न का निशान लगाते हैं, फिर स्लो जाने के लिए लिखा रहता है स्लोगन उसको टाइप में। तो सैर करने का मार्ग आप पहले एक निश्चित कर लो, और सैर करने में लगने वाला समय, कितना समय लग रहा है ये देखिए। उसमें सामग्री क्या क्या लगेगी, सामग्री में आप लोग को क्या क्या सामग्री लगेगी, परिवहन के साधन का प्रयोग आप कौन कौन से करोगे, परिवहन के कौन कौन से साधन का प्रयोग करोगे। जैसे आप रिक्शे से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, या रेलगाड़ी से जा रहे हो, या नाव से जा रहे हो, किस से जा रहे हो। मार्ग की उपलब्धता, आप कौन से मार्ग से जा रहे हो, कौन सी मार्ग वहां पर पहले उपलब्ध है ये देखेंगे। अब माथेरान जाने के लिए आप देखोगे सड़क मार्ग या रेल मार्ग ही ज्यादा उपलब्ध होंगे आपको, यहाँ पर जल मार्ग की उपलब्धता आपको नहीं मिलेगी। इन आदि घटकों का विचार करना होगा। इस शहर के लिए प्रत्येक को आने वाले खर्च का विवरण तैयार करना है। जो भी हमें, जब भी हम शहर के लिए जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ खर्च आता है। जैसे हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो यात्रा के लिए वो लगेगा, इसके बाद हम वहां पर स्टे कर रहे हैं तब लगेगा, खाने पीने के लिए वहां पर कुछ चीजें खरीद रहे हैं तब लगेगा। जैसे आप जा रहे हो कहीं पर तो वहां की प्रसिद्ध वस्तुएं लोगे, खरीदोगे तो आपका खर्च होगा। तो उनका विवरण आपको एक तैयार करके रखना है। अब यहाँ पर देखना है आकृति 12.1, इसका हमको क्या करना है, निरीक्षण करना है और निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। आकृति आप देखोगे 12.1 आपके नेक्स्ट पेज पर है, ये रहा आकृति 12.1, आप अपनी किताब में देखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। संदर्भ के लिए मानचित्र संग्रह का उपयोग कर सकते हैं। इसमें से कौन से पर्यटन स्थल आपको ज्ञात है उनकी सूची बनानी है।
इनमें से कौन से पर्यटन स्थल है जिनको आप घूम चुके हो या आप जानते हो, उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली का लाल किला, मुंबई में आप देखे ही होंगे, मुंबई में समुद्री स्थल है, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, आपने देखा ही होगा। आगरा का ताजमहल प्रसिद्ध है, दार्जिलिंग की चाय प्रसिद्ध है, शिमला का आप देखोगे, शिमला, मनाली, श्रीनगर, ये सब क्या है, ठंडी हवाओं के स्थल हैं, तो इनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। तिरुपति बालाजी में मंदिर है जिनके बारे में आप जान रहे हो। उदक मंडलम, उदक मंडलम में क्या है, उदक मंडलम में आप देखोगे ठंडी हवा का, यहाँ पर भी एक स्थल है उदक मंडलम में। दार्जिलिंग में भी ठंडी हवा का स्थल है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर जगहों पर भी, लेह में भी ठंडी हवा का स्थल है। तो इस तरह से इन जगहों पर, अब गोवा पणजी की जगह पर जाओगे तो समुद्री स्थान है, समुद्री तट के स्थित स्थान है। तो ये इनकी लिस्ट आपको, जिनकी बारे में आपको पता हो, उनकी लिस्ट आपको तैयार करनी है। जैसे द्वारका में आप देखोगे कृष्ण भगवान का मंदिर वगैरह द्वारका में है। इसके अलावा नेक्स्ट है मानचित्र से धार्मिक और ऐतिहासिक स्थानों की सूची तैयार करनी है। अब ये मानचित्र में आपको धार्मिक और ऐतिहासिक सूची लिस्ट तैयार करनी है। धार्मिक अर्थात जो मंदिर मस्जिद है उनकी लिस्ट तैयार करनी है, और ऐतिहासिक तो धार्मिक में देख लीजिए तिरुपति और वाराणसी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप जा सकते हैं तिरुपति, वाराणसी। इसके अलावा यहाँ पर रामेश्वर में राम मंदिर है, यहाँ पर देखोगे तो ये सब में आप किसके हैं, धार्मिक स्थान है। द्वारका, ये सब भी धार्मिक स्थान है। मथुरा, द्वारका, तो ये सारी चीजें आप देखोगे ये सब धार्मिक स्थान है। तो ये आपको लिस्ट तैयार करनी है। अभी ऐतिहासिक स्थानों की लिस्ट देखेंगे हम लोग। ऐतिहासिक में मुंबई आ सकता है, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया ऐतिहासिक स्थल है। इसके अलावा भी और देख सकते हैं हम लोग, दिल्ली भी ऐतिहासिक स्थलों में आता है। दिल्ली का लाल किला, इंडिया गेट, ये सब क्या है, ऐतिहासिक स्थलों में आता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर कोलकाता, कोलकाता में भी ऐतिहासिक स्थल है। और झांसी, झांसी में भी ऐतिहासिक स्थल आपको, ऐतिहासिक स्थान आपको दिखाई देंगे। तो इनकी लिस्ट आपको बनाकर अपने नोटबुक में तैयार करनी है। मानचित्र में आप लोगों को ठंडी हवा के स्थल, जहां पर ठंडा स्थान रहता है, उनके हवा के स्थल और अभ्यारण्य और समुद्री तटों पे स्थित स्थानों की सूची तैयार करनी है। तो यहाँ पर ठंडी हवा का स्थल देख लीजिए, अभी हमने देखा ही था ठंडी हवा के स्थलों में सबसे पहले तो कश्मीर में आप श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह, शिमला, इस जगहों पर क्या है, ठंडी हवा का स्थल है। इसके अलावा आप देखोगे उदक मंडलम, ये भी ठंडी हवा का स्थल है। मसूरी, नैनीताल, ये भी ठंडी हवा का स्थल है। दार्जिलिंग, श्रीनगर, जम्मू तावी, लेह, शिमला, ये सब ठंडी हवा के स्थल हैं। अभ्यारण्य में, अभ्यारण्य क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था, जहां पर अभय होकर बिना डरे पशु पक्षी के रहने के लिए स्थान दिया जाता है, वो विचरण करते हैं, उसे कहते हैं अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य में आप देख सकते हैं अभ्यारण्य नैनीताल, नैनीताल में आपको अभ्यारण्य दिखाई देगा। इसके अलावा नैनीताल में है, मेलघाट में है, भरतपुर में है, पेरियार में है। तो इन जगहों पर भी आपको क्या मिलेगा, मेलघाट, भरतपुर, इन जगहों पर भी आपको अभ्यारण्य दिखाई देंगे। नेक्स्ट है पर्यटन स्थलों की और भारत की प्राकृतिक रचना
इनका संबंध बताना है। इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पर्यटन स्थल और भारत की प्राकृतिक रचना, आप इसे मुद्दों में लिखिए। पर्यटन स्थल और भारत की प्राकृतिक रचना में बहुत गहरा संबंध है। इसमें आप देखोगे विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल हमारे भारत देश में अलग अलग जगहों पर दिखाई देंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप देखोगे भारत में अगर देखेंगे तो पर्वतीय प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, उदक मंडलम में आप देखोगे ये सब जगहों पर ठंडी हवा के स्थल है। और इसके अलावा भारत के जब आप ये कहा गए, ये उत्तर की तरफ आपने देखा जहां पर ऊंचाई के ओर पहाड़ पर्वतीय इलाका है, वहां पर ठंडी हवा के स्थल मिलेंगे, तो ये प्राकृतिक रचना है। और जब पर्वतीय इलाकों में गए, अब आप पठारी इलाके में जाएंगे तो पठारी इलाकों में भी पर्यटन स्थल है, जैसे पुणे है, जबलपुर है, उज्जैन है। तो इन जगहों पर, ये पठारी प्रदेश है, इन जगहों पर आप देखोगे क्या है, ये पर्यटन स्थल यहाँ पर भी आपको पठारी जगहों पर भी नजर आएंगे। मैदानी प्रदेशों में आप देखोगे वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, ये सब जगह पर्यटन स्थल आपको नजर आएंगे। मतलब पहले पर्वतीय क्षेत्रों में नजर आया, फिर पठारी क्षेत्रों में नजर आया, और फिर आप देखोगे मैदानी प्रदेशों में भी है, और फिर मरुस्थलीय प्रदेशों में आप देखोगे मरुस्थलीय प्रदेश में जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर, यहाँ पर जैसलमेर आपको दिखाई देगा। इन जगहों पर भी क्या है, यहाँ पर क्या है, मरुस्थलीय प्रदेश है, लेकिन पर्यटन घूमने फिरने यहाँ पर भी आपको दिखेगी। इसके अलावा आप तटवर्ती प्रदेशों में चले जाइए। तटवर्ती प्रदेश मतलब समुद्र से जुड़ी हुई प्रदेश। तो तटवर्ती प्रदेश कौन कौन से आ जाएंगे, मुंबई, पणजी, मैंगलोर, यहाँ पर आप देखोगे कन्याकुमारी, फिर चेन्नई, फिर यहाँ पर विशाखापट्टनम, ये सब देखोगे आप। यहाँ पर तटवर्ती प्रदेश है, तो तटवर्ती प्रदेशों में भी आपको मिलेंगे पर्यटन स्थल। अगर अलग अलग है तो मतलब पर्वतीय इलाका देख लिया, पठारी इलाका देख लिया, मैदानी इलाका देख लिया, मरुस्थलीय प्रदेश भी देख लिया हमने, और भारत के तटवर्ती प्रदेश भी। तो मतलब पर्यटन स्थल का और भारत की प्राकृतिक रचना, जो भी प्राकृतिक प्रकृति ने रचना की है, उसके अनुसार आप देखोगे दोनों के बीच में सहसंबंध आपको नजर आएगा। नेक्स्ट है भौगोलिक स्पष्टीकरण में आप देखेंगे मानचित्र में दिए गए स्थल भिन्न भिन्न कारणों से प्रसिद्ध हुए हैं। यहाँ पर जो भी स्थल आपको नजर आ रहा है वो अलग अलग कारणों से प्रसिद्ध हुए हैं। अब देखोगे ये जो अलग अलग स्थल हैं, यहाँ पर विभिन्न कारणों से अलग अलग जगहों पर, मैंने बता दिया आपको, पर्वतीय इलाका में आप देखोगे ठंडी हवा का स्थल है। पठारी इलाकों में आप नजर आएगा आपको किले हैं, गढ़ किले हैं अलग अलग। इसके अलावा मंदिर आपको नजर आएंगे, गुफाएं नजर आएंगे। इसके अलावा आप देखोगे मैदानी इलाकों में आपको नजर आएंगे यहाँ पर धार्मिक स्थल नजर आएगा। यहाँ पर आपको अलग अलग मरुस्थलीय प्रदेशों में भी अलग अलग स्थल नजर आएंगे। इसके अलावा तटवर्ती प्रदेशों में भी आपको अलग अलग स्थल नजर आएंगे। तो विभिन्न विभिन्न चीजों के लिए प्रसिद्ध है। इन स्थलों की ख्याति के लिए विशेष कारण होते हैं। ये स्थलों की जो भी ख्याति होती है, ख्याति मतलब बहुत ज्यादा वो प्रसिद्ध होते, तो इसके कुछ कारण होते हैं। क्यों, जैसे वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत अच्छी है। जैसे श्रीनगर और कश्मीर में आप चले जाइए तो वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आपको बहुत वहां पर देखने के लिए इतना मनमोहक होता है कि वहां से आपको आने का मन ही नहीं करेगा। मन भावन वहां की जलवायु होती है, मनोरम दृश्य होता है, वहां की दृश्य आपको अलग अलग आपको नजर आएंगे। गर्म पानी के झरने भी आपको वहां पर दिखाई देंगे। समुद्री तट पर अलग अलग समुद्री तट पे आप देखो एक समुद्री तट, ऐतिहासिक शिल्प आपको नजर आएंगे, धार्मिक स्थल आपको नजर आएंगे, पंढरपुर,
शिरडी। वन्य प्रदेश नजर आएंगे। वन्य प्रदेश में आप देख सकते हो नैनीताल, मेलघाट, भरतपुर, पेरियार, ये प्रदेश नजर आएंगे। आदि स्थानों के पर्यटन के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र होते हैं। बहुत सारे आकर्षण केंद्र होते हैं। तो पर्यटन का यहाँ पर देखोगे आप कि ये जो चीजों के लिए वो प्रसिद्ध है, तो ये बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं पर्यटकों को। जहां पर हम घूमने जाते हैं उसे पर्यटन कहते हैं, और जहाँ जो घूमने जाते हैं, जो व्यक्ति जो घूमने जाते हैं उसको पर्यटक कहते हैं। तो हम घूमने जाएंगे तो हम क्या कहलाएंगे? पर्यटक। स्थानों के पर्यटकों के लिए मुख्य का आकर्षण केंद्र, तो हमारे लिए ये आकर्षण का केंद्र होता है, तभी हम इन जगहों पर घूमने जाते हैं। राजनीतिक सीमाओं के आधार पर पर्यटन के दो प्रकार होते हैं। आप देखोगे जिस प्रकार से हम लोगों ने व्यापार के भी दो प्रकार पढ़े थे, देशांतर्गत व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जो देश के अंदर व्यापार होता है उसे हम देशांतर्गत व्यापार कहते हैं, और देश के बाहर जब हम सीमा रेखा के बाहर दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय कहते हैं। उसी तरह से पर्यटन भी दो प्रकार होता है, एक स्वदेशी पर्यटन और दूसरा होता है विदेशी पर्यटन। स्वदेशी पर्यटन आप देखोगे देशांतर्गत भागों में किया जाने वाला पर्यटन स्वदेशी पर्यटन कहलाता है, जो देश के अंदर ही होता है। जैसे देशांतर्गत व्यापार था और वैसे ही यहाँ पर देशांतर्गत पर्यटन है, जो देश के अंदर ही हम घूम रहे हैं। जैसे अगर मैं मुंबई से घूमने गई दिल्ली, मुंबई से दिल्ली घूमने गई, इलाहाबाद घूमने गई, तो मुंबई से घूमने जा रही हूँ इलाहाबाद, दिल्ली, मथुरा, आगरा। तो ये देश के अंदर ही हम पर्यटन कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? स्वदेशी पर्यटन। जैसे महाराष्ट्र के पर्यटकों को तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी को पर्यटन के लिए जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर महाराष्ट्र के जो भी पर्यटन है वो कहाँ जाएंगे? कन्याकुमारी घूमने जा रहे हैं, या कोई भी भाग में, खजुराहो, रायपुर, हैदराबाद, दार्जिलिंग, कहीं भी जाइए, तो हम ये देश के अंदर ही कर रहे हैं पर्यटन, तो इसे कहा जाएगा स्वदेशी पर्यटन। क्या कहा जाएगा? स्वदेशी पर्यटन। दूसरा है विदेशी पर्यटन। जो देश की सीमाओं को लांघ कर दूसरे देश में पर्यटन के लिए जाना है उसे हम विदेशी पर्यटन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम ये देश के अंदर नहीं, देश के बाहर जा रहे हैं। देश के अंदर नहीं है हम लोग, देश के सीमा रेखा के बाहर। ये सीमा रेखा है देश का, और इन सीमा रेखा के बाहर अगर हम घूमने जा रहे हैं किसी दूसरे देश में, उसे कहेंगे स्वदेशी पर्यटन। जैसे हम भारत देश के कोई घूमने चले गए अमेरिका में, तो वो क्या कहा जाएगा? विदेशी पर्यटन। तो भारत के पर्यटन स्विट्जरलैंड पर्यटन के लिए, भारत के पर्यटकों को स्विट्जरलैंड पर्यटन के लिए जाना है। जो भी घूमने फिरने वाले लोग को क्या कहते हैं? पर्यटक कहा जाता है। जैसे हम जाएंगे तो हम पर्यटक कहलाएंगे, और जहाँ घूमने जा रहे हैं उसे पर्यटन कहेंगे। तो स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं तो उसे कहा जाएगा पर्यटन। तो उसके लिए घूमने जा रहे हैं भारत से, तो हम बाहर जा रहे हैं, सीमा रेखा के बाहर जा रहे हैं, इसे कहेंगे स्वदेशी विदेशी पर्यटन। स्वदेशी मतलब अंदर, देश के अंदर, और जब देश के बाहर जाते हैं उसे हम विदेशी पर्यटन कहते हैं। अमेरिका के पर्यटकों को भारत के पर्यटक के लिए आना, अमेरिका के पर्यटक कहाँ आ रहे हैं? भारत में आ रहे हैं पर्यटक के लिए। जैसे अमेरिका के घूमने फिरने के लिए भारत में आ रहे हैं, या हम भारत से अमेरिका जा रहे हैं, तो ये कहा जाएगा विदेशी पर्यटन। जब भी आप विदेशी स्वदेशी में पर्यटन में जा रहे हैं तो आपको ज्यादा समस्याएं नहीं करनी है। आपको पूर्व तैयारी करनी है, सामान बांधना है, सब सामान लेना है, और यातायात के साधन ढूंढने हैं, मार्ग ढूंढने हैं, उसके अलावा आप उस वहां पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप जानते हो जब हम स्वदेश में जाते हैं तो हमें इतनी समस्याएं नहीं, इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं करनी होती। लेकिन जब हम विदेश में जाते हैं
तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए पासपोर्ट। हम जब भी विदेश में जाएंगे तो हमें पासपोर्ट विदेश में चाहिए, क्योंकि वहां के प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट होता है। उसे निर्गमन अनुमति वीजा पासपोर्ट होना चाहिए, या निर्गमन अनुमति वीजा होनी चाहिए, यात्री बीमा भी होना चाहिए, और अन्य आवश्यक कागजातों की पूर्ति करनी पड़ती है। जब भी हम विदेश में जाते हैं तो ये सारे कागजात, ये पेपर्स हमारे बने हुए रेडी होने चाहिए, तो हम घूम सकते हैं, नहीं तो हम नहीं घूमने जा सकते। विदेशी पर्यटक के लिए जिस देश में हमें पर्यटन करने वाले हैं उस देश में मुद्रा, उस देश की मुद्रा अपने पास होनी चाहिए। जैसे अगर हम जा रहे हैं विदेश में, स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे हैं, तो वहां की मुद्रा हमारे पास होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी मुद्रा को उस देश की मुद्रा में परिवर्तन कराना पड़ेगा, परिवर्तित करा लेना पड़ेगा। मतलब जब भी अगर हम अमेरिका जा रहे हैं तो हमारे यहाँ कौन सी है, रुपीज है, तो वहां पर हम जाएंगे तो वहां पर डॉलर्स में चेंज करेंगे, और तब वहां पर हम उस मुद्रा का उपयोग करके हम वहां पर घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। पर्यटन का उद्देश्य और पर्यटन स्थलों की विशेषताओं के आधार पर पर्यटन के अनेक प्रकार होते हैं। अभी जो भी पर्यटन का उद्देश्य है, जो भी उद्देश्य है, अब उद्देश्य तो किसी चीज के लिए भी हो सकता है। तो हमने उद्देश्य में देखा हुआ था कि अभी हमने पढ़ा था ना, पर्यटन के उद्देश्यों में हम लोग खेल कूद के लिए जा रहे हैं, या यहाँ पर देखा था ना, आनंद प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, जो किसी के लिए जो भी कोई उद्देश्य है हमारा, उसके आधार पर अगर हम देखें पर्यटन स्थलों की विशेषताओं के आधार पर, और वहां की जो भी विशेषताएं हैं पर्यटन स्थल की, जैसे धार्मिक विशेषता है, ठंडी हवा का स्थल है, अभयारण्य है, क्या है, उसके आधार पर हम पर्यटनों के अनेक प्रकार, पर्यटन के अनेक अनेक प्रकार होते हैं। ये प्रकार कौन से थे, राजनीतिक सीमाओं के आधार पर थे। अब पर्यटन के उद्देश्य और पर्यटन स्थलों के आधार पर हम देखेंगे कि पर्यटन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसमें से कुछ प्रकार 7 वाले छायाचित्र द्वारा स्पष्ट किए गए हैं। अब देखो यहाँ पर छायाचित्र, अब ये देखोगे, ये यात्रा है, आपने देखी होगी, गांव में भी ये यात्रा होती है। तो ये धार्मिक यात्रा धार्मिक यात्राओं के लिए, तो धार्मिक स्थानों के लिए आप देखोगे यहाँ पर ये यात्रा होती है, तो धार्मिक स्थानों के लिए। दूसरा है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि जो पशु पक्षी है वो निडर होकर आराम से यहाँ पर घूम फिर सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं, उसे कहा जाता है अभ्यारण्य, विचरण कर सकते हैं। तो ये अभ्यारण्य हो गया, ये भी एक प्रकार में है। दूसरा है जंगलों में घूमना, जंगलों में घूम रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार है पर्यटन का। दूसरा है समुद्री पर्यटन। आप देखोगे समुद्री पर्यटन में आप देखोगे समुद्री इलाकों के आसपास घूमना, यहाँ पर इसे कहा जाएगा समुद्री पर्यटन। मुंबई, पणजी, अपने गोवा, ये सब हमने देखा अभी, कन्याकुमारी, ये सब क्या है, समुद्री पर्यटन। दूसरा है स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन। स्वास्थ्य संबंधी पर्यटन में आपको योगा है, यहाँ पर आसन है, इस तरह से स्वास्थ्य मतलब आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ऐसे पर्यटन जगहों पर आपको घुमाया जाएगा। साहसिक खेल है, साहसिक खेल मतलब पर्वत पर चढ़ना। इसके अलावा ये देखो साहसिक खेल है, ये भी पर्यटन कहा जाता है। तो मतलब खेलों के लिए भी हम घूमते फिरते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसे भी कहा जाता है पर्यटन। समुद्री तल की जीव सृष्टि, यहाँ पर समुद्री तल के नीचे की जीव सृष्टि को दिखाया गया है, तो ये भी एक प्रकार का पर्यटन कहलाएगा।
समुद्र के नीचे जो भी चीजें हैं, समुद्री वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, उनको दिखाया जाएगा। तो ये समुद्री तल की जीव सृष्टि है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या जानते हैं, पर्यटन के लिए जीपीएस। अब पर्यटन के लिए जीपीएस, पर्यटन के लिए भ्रमण ध्वनि स्मार्टफोन में उपलब्ध जीपीएस यंत्रणा। आप देखोगे, आप स्मार्टफोन में जीपीएस का एक सुविधा होती है। जीपीएस उपकरणों का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है हमारे स्मार्टफोन में, देखेंगे। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, गूगल मैप, इसके जैसी ऐप का उपयोग किया जाता है जब भी हम उस स्थान पे जाते हैं। अब जैसे आप लोग ने ओला वगैरह बुक किया होगा, जब वहां से आप कहीं से जाते हैं तो वहां पर गूगल मैप खोला जाता है। गूगल मैप के थ्रू वो इंडिकेट करता है कि ये रास्ते से जाओ, ये रास्ते, मतलब किसी को पूछना भी नहीं पड़ेगा। और जीपीएस के माध्यम से आपको कोई गुमराह भी नहीं कर सकता, आप उस स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हो। यह यंत्रणा से मानचित्र के कारण हम निश्चित कहाँ पर है इसका पता चलता है। मानचित्र के कारण हम निश्चित कहाँ पर है, इस यंत्रणा से हमें पता चल जाएगा। जीपीएस से हमें कहाँ जाना है ये भी पता चल जाएगा। यह निश्चित करने के बाद उस स्थल पर पहुंचने के लिए विविध विकल्पों के रास्ते, अंतर, यातायात के प्रकारानुसार लगने वाला समय, मार्गों में सुविधाएं जैसे पेट्रोल पंप, उपहार गृह, इसके अलावा निवास व्यवस्था आदि की जानकारी हम लोगों को मिलती है। पर्यटन के लिए हमें इसका भी उपयोग किया जाता है, इसका भी उपयोग किया जाता है। आप देखोगे, खाली आप स्टेशन से भी कोई, अगर ये एयरपोर्ट से भी आने के लिए आपने कभी आए हो, स्टेशन से आए हो, अगर आपने ओला वगैरह बुक किया हुआ तो उसमें भी आपको इंडिकेट स्थल का किया जाता है, वो गूगल मैप से आपको इंडिकेट किया जाता है। थोड़ा सोचिए, पर्यटन विकास के लिए आवश्यक कुछ बातें नीचे दी गई है, उनमें से जो अनुचित लगती है वे उचित करके हमें पुनः लिखना है। तो अनुचित मतलब जो सही नहीं है, गलत है, जो गलत है उसे हमें सही करके फिर से लिखना है। पर्यटन विकास के लिए देश के लोगों की आर्थिक आय अधिक होनी चाहिए। तो ये पर्यटन विकास के लिए देश के लोगों की आर्थिक आय बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी पर्यटन होगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए ये अधिक आवश्यक, तो ये अनुचित है, इसे उचित करके कैसे लिखेंगे, पर्यटन विकास के लिए देश के लोगों की आर्थिक आय का अधिक होना आवश्यक नहीं है। कम आय भी है तो भी हम नजदीकी पर्यटन में अपने ही देश में घूम फिर सकते हैं। देशांतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये जो कथन है, देशांतर पर्यटन को, देश के अंदर के ही पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए, ये बिल्कुल उचित कथन है, सही कथन है। तो देश के अंतर्गत पर्यटन को हमें सचमुच में बढ़ावा देना चाहिए। अन्य देशों के पर्यटकों पर पाबंदी लानी चाहिए। दूसरे देशों के पर्यटन पर, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर दूसरे देशों के पर्यटकों पर पाबंदी नहीं, मतलब दूसरे देश के पर्यटक अगर हमारे देश में दूसरे देश के पर्यटक आएंगे तो कुछ फायदा होगा। हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि जब पर्यटक वहां से आएंगे तो वो क्या करेंगे, अपनी मुद्रा को यहाँ पर, वो विदेशी मुद्रा यहाँ लाएंगे और फिर हमारी मुद्रा का उपयोग करेंगे। तो हमारे पास विदेशी मुद्रा का, हमारे राजकोष में विदेशी मुद्रा बढ़ जाएगी, तो हमें इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो अगर हमारे यहाँ दूसरे देशों के पर्यटक आते हैं तो उस पर बिल्कुल पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे भी हमें लाभ ही होता है। पर्यटकों को सुरक्षित यात्रा का विश्वास दिलाना चाहिए। यहाँ पर पर्यटकों को यहाँ पर सुरक्षित यात्रा का विश्वास दिलाना जरूरी है। अगर हम उन्हें पहले ही बोल देंगे कि आप महाबलेश्वर माथेरान जा रहे हो तो आपकी जान की हमें कुछ पता नहीं, आप बचोगे कि नहीं बचोगे, तो इस तरह
से अगर हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे ही नहीं तो क्या होगा, वो कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकेंगे। तो जैसे अभी कोरोना काल में भी तो हमें बहुत सारे स्ट्रेन लग गई है, हम कहीं घूमने फिरने नहीं जा सकते। तो सुरक्षित यात्रा पर उस समय हमें अगर विश्वास नहीं दिलाया जाएगा तो कोई घूमने फिरने नहीं जाएगा। तो ये बिल्कुल कथन उचित है, ये कथन उचित है। उचित कथन को तो उचित ही लिखेंगे, अनुचित कथन को आपको उचित करके लिखना है। देश की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर देश की जो भी सांस्कृतिक विरासत है उसकी सुरक्षा किसके हाथ में है? हमारे हाथ में ही है। जो भी हम जा रहे हैं वहां की संस्कृति, जैसे हम ताजमहल घूमने गए तो वहां पर ताजमहल पे आप खरोच कर अपना नाम लिखोगे, या कोई भी किले में गए या कहीं पर हम मंदिर मस्जिदों में गए तो वहां पर खरोच कर अगर हम अपना नाम लिखते हैं, किसी का नाम लिखते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। वहां की जो भी सुरक्षा करनी है, जो वहां पर हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी इमारतें हैं, तो उनकी रक्षा करना उन सब हमारी जिम्मेदारी है। तो ये कथन उचित है। देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। तो हमारी जो भी देश की संस्कृति है, जो उसका हमें सम्मान करना चाहिए, ये भी कथन उचित है। पर्यटन व्यवसाय के लिए शासकीय लाभ और प्रोत्साहन देना चाहिए। तो पर्यटन व्यवसाय के लिए शासकीय लाभ, प्रशासन से हमें लाभ मिलना चाहिए, शासकीय लाभ होना चाहिए और उसको प्रोत्साहन भी देना चाहिए, ये भी कथन उचित है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सहभागिता बढ़ानी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल में जो भी सहभागिता है, यहाँ पर जो भी अंतर्राष्ट्रीय खेल है, जो भी हम एक देश से दूसरे देशों में खेलने जाते हैं, उसमें हमें और पार्टिसिपेशन बढ़ानी चाहिए। तो ये भी कथन उचित है। विज्ञापन द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। अगर आप देखोगे एडवर्टाइज के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पर्यटनों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो बीच में आप देख रहे थे कि अमिताभ बच्चन जी टीवी टीवी पर गुजरात का, मध्य प्रदेश का, इस तरह के एडवर्टाइज कर रहे थे कि इन जगहों पर आप घूमने जाइए, काफी प्रसिद्ध जगह है। तो इसको विज्ञापन के माध्यम से भी हम इसका बढ़ावा दे सकते हैं, तो उन जगहों पे लोग घूमने जाएंगे। तो ये भी कथन उचित है। पर्यटन स्थलों को संरक्षित करना आवश्यक है। यहाँ पर पर्यटन स्थलों को संरक्षित करना जरूरी है। अगर हम उसकी सुरक्षा नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो क्या होगा, वो जगह खराब हो जाएगी और उधर कोई भी वहां पर घूमने नहीं आएगा। इसीलिए उसकी सुरक्षा करना, इसका सुरक्षा करने का दायित्व सब हमारी, ये जरूरी है, दायित्व हमारे हाथ में है और इसको सुरक्षित करना भी आवश्यक है। सामान्यतः विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रतिमाएं प्रसिद्ध स्थल के रूप में संरक्षित करनी चाहिए। अगर ये देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले जो भी प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रतिमाएं, अलग अलग जो भी मूर्तियां हैं, जो वहां के लोग प्रसिद्ध थे, जैसे आप जाओगे गुजरात में, वहां पर आप देखोगे गांधी जी की मूर्तियां हर जगह लगी है। तो वहां पर प्रसिद्ध जो मूर्तियां हैं, प्रसिद्ध स्मृति स्थल हैं, उनके रूप को उनके जगहों को, उनके रूप को संरक्षित करना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए। तो ये भी कथन उचित है। तो पर्यटन के लिए विभिन्न सुविधाओं का विकास होना चाहिए। तो बहुत सारे पर्यटन के लिए हमें सुविधाओं का, जो भी पर्यटन है उसकी सुविधाओं का विकास करना ही चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, जब भी हम जा रहे हैं तो वहां पर सुविधाएं नहीं होंगी। अगर हम कहीं घूमने गए और वहां पर अगर सुविधाएं नहीं है तो दोबारा हम वहां पर घूमने जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो इसीलिए वहां की सुविधाओं का विकास होना, ये इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, हमारी है। तो ये ध्यान देना है, ये कथन उचित है। पर्यटन संस्थाओं पर पाबंदी लगानी चाहिए। जो भी पर्यटन संस्थाएं हैं वहां पर उचित पाबंदी लगानी चाहिए। ये बिल्कुल कथन अनुचित है। अगर संस्थाओं पर पाबंदी लगा देंगे तो वहां पर कोई जाएगा नहीं घूमने के लिए। तो ये कथन के बस जो गलत कथन है उसको
सही करके उचित करके लिखेंगे। पर्यटन संस्थाओं पर को उनके पर्यटन उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, जो कि हमें पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। इस व्यवसाय से अधिक अवसर नहीं है, ये भी कथन अनुचित है। बहुत सारे अवसर मिलेंगे पर्यटन व्यवसाय के लिए, बहुत सारा। टूरिज्म भी एक व्यापार व्यवसाय है जिसको हम चुनकर बहुत सारे व्यवसाय के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये पर्यटन व्यवसाय के लिए पर्याप्त अवसर है, नहीं है, गलत है ये। उचित कथन करके आपको लिखना है। नेक्स्ट है पर्यटन एक अदृश्य स्वरूप का व्यापार है। आप देखेंगे ये बिल्कुल उचित कथन है कि अदृश्य स्वरूप का व्यापार है। इसमें हमें दृश्य कुछ दिखाई नहीं देता, हम सुख जो सुविधाएं हैं उसका लाभ लेते हैं और उसके लिए हम उसकी मूल्य चुकाते हैं। तो ये कथन उचित है। पर्यटकों के लिए सभी प्रकारों की व्यवस्था और सुख सुविधाएं विकसित करनी चाहिए। जो भी घूमने फिरने के लिए जा रहा है उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, सुख सुविधाएं होनी चाहिए, तो ही उस जगह पर जाएंगे। तो ये बिल्कुल कथन उचित है। देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन से कोई भी लाभ नहीं होता, ये अनुचित कथन है। देश की भी अर्थव्यवस्था में पर्यटन से लाभ होता है। अभी मैंने बताया ना, विदेशों से घूमने आएंगे या स्वदेशी लोग ही घूमने जाएंगे, तो ये जो हमारे मुद्राएं हमारे पास आएंगे, जो पैसे आएंगे, तो ये हमारे अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए उपयोग में ही लाई जाएगी। अन्य विकसित स्थलों की क्षमता विकसित करनी चाहिए। अविकसित स्थलों की, जो भी अविकसित स्थल है उसकी भी क्षमता बढ़ानी चाहिए। ये कथन उचित है। जो अविकसित जगह है, जहाँ पर घूमने फिरने की जगह है लेकिन मार्ग सही नहीं है, तो उनको मार्ग सही करेंगे जिससे वो उसकी क्षमता विकसित होगी, तो वहां पर अधिक से अधिक लोग घूमने आएंगे और अधिक से अधिक हमें फायदा होगा। गढ़ और किलों का भी विकास करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गढ़ और किलों का विकास करना चाहिए, क्योंकि बहुत प्राचीन काल से बने हुए हैं, पुराने हैं, खराब हो गए हैं, तो उनका विकास होना चाहिए। ये कथन उचित है। तो यहाँ पर हमारे पर्यटन का जो आधा ही चैप्टर हमने कंप्लीट किया है और आधा चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को पार्ट नंबर 12 पर्यटन पूरी तरह से जितना भी मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। मिस किसी के प्रश्न नहीं है, किसी के कोई डाउट नहीं है मिस। किसी को कोई डाउट है? नहीं है मिस किसी के डाउट। ओके सर, क्लोज करूं?